नमस्कार। मैं राकेश परमार। मेरे तो सबसे तो पहले आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपके जीवन के वो तमाम गुरु जो किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी तरह की गुरु ज्ञान आपको दिया है, मैं उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। पहले गुरु हमारे पूजनीय माता पिता, दादा दादी, घर के बड़े बुजुर्ग। द्वितीय गुरु जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के स्नातक, परास्नातक, कानून में स्नातक, कानून में परास्नातक, विशेष ज्ञान विज्ञान में परास्नातक, तकनीकी दक्षता प्रदान करने वाले, वो सब एक ही स्लैब में आते हैं। उन सब को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। उनके श्री चरणों में अपना सादर नमस्कार से निवेदित करता हूँ। मित्रों, आप जिस फील्ड में हैं, आपके कार्यालय में भी कई लोग आपको गुरु के तरह से ज्ञान दिए होंगे। कई लोग जो राजनीतिक फील्ड में हैं, सामाजिक फील्ड में हैं, मीडिया के फील्ड में हैं, विज्ञान के फील्ड में हैं, उनमें भी हर कदम पर आपको गुरु मिलते हैं। उन तमाम गुरुओं के साथ साथ एक गुरु, उनको तो मैं प्रातः वंदनीय नमस्कार करता हूँ। इनको हम गुरु घंटाल कहते हैं, क्योंकि अगर ये आपको धोखा न देते तो शायद आप संभलते नहीं। मित्रों, मैं समझता हूँ कि तमाम गुरु जो मैंने पहले नाम लिया है, इन सबसे कम स्थान आपको सबक देने वालों का नहीं है। जो आपको सबक देते हैं, और मेरे पूजनीय पिताजी एक बात कहते थे कि राकेश, समय सबसे बड़ा समझदार है, और समय जिसको समझाता है उसे फिर किसी और को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। समय आएगा, तुम खुद समझ जाओगे। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो नहीं समझ पा रहे हो अगर, तो समय तुमको समझाएगा। इसलिए मित्रों, मेरे नज़र में आपका समय भी आपका बहुत बड़ा गुरु है, क्योंकि वही आपको सबसे बढ़िया शिक्षा देता है। महाभारत में एक प्रकरण है कि विराट युद्ध में जो अर्जुन अकेले कौरव सेना को पराजित कर दिए थे, वही अर्जुन एक कोल भील से युद्ध हार गए। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है कि समय बला, पुरुष बला नहीं होता है, समय होत बलवान, और वही अर्जुन, वही धनुष, वही तीर, वही बाण। मतलब समय आपका सबसे बलवान है अगर, तो आप बलवान हैं। अगर आपके साथ समय नहीं है तो आप बलवान नहीं हैं। इसीलिए समय को भी सलाम। और समय एक ऐसा चीज़ है जो आपके हाथ से निकल जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। आज की तारीख, आज का समय हमारे जीवन में, आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। जो निकल गया, जो आज के दिन बीत गई, वो दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। तो सबसे बेशकीमती वो समय है जिसे आप सो के जाया करें, उमंग से जाया करें, कुछ काम करके जाया करें, या कुछ नाम करके जाया करें। जैसे मीराबाई चानू आज मेहनत करके समय को सार्थक की और भारत की रजत पदक से ओलंपिक में शुरुआत किया। उसने अपना 5 साल समय अपने सदुपयोग में किया और आज दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। 130-135 करोड़ लोगों का शुभकामनाएं, दुआ और उनको प्राउड होने का मौका दिया। इसलिए आपको समय को अपने साथ रखना है या लापरवाही से गुजर देना है, ये आप सोचें। मैं अंत में यही कहूँगा कि वो उन तमाम गुरुओं को, चाहे वो समय के रूप में आपको शिक्षा दिया हो, माता पिता को आपको शिक्षा दिया हो, मित्र के रूप में आपको शिक्षा दिया हो, या जीवन संगनी के रूप में और जीवन साथी के रूप में शिक्षा दिया हो, उन तमाम लोग आदर के लायक हैं, प्रणाम के लायक हैं। उन सबको मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। मित्रों, आज का जो मैंने विषय चुना है, वो विषय चुनने के पीछे मेरा एक वजह है। असल में क्या था कि आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना गाड़ी निकाला था। मुझे मेरे मित्र फरीदाबाद के एक सज्जन के यहाँ जाना था। जैसे मैं बदरपुर गया, मैंने कहा पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवाया तो पेट्रोल पंप वाला बोला जी आपकी गाड़ी में आग लगी है। क्या हो गया? तो देखा धुआं निकल रहा था।
गाड़ी में आया तो लंबा चौड़ा काम होगा, मतलब 3-4 घंटा तक वो गाड़ी बनता रहा। उसमें कई कई चीज़ें और ख़राब होती गई, पुरानी गाड़ी भी हो गई है। मेरे पास 2-3 घंटा था तो मैं क्या करता, मैं मिस्त्री अपना काम करा, मैं क्या करूं। तो मैं मेरे व्हाट्सएप पे जितने वीडियो थे उस सबको मैंने आज देख लिया, सबको डाउनलोड किया। अमूमन मैं वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं लगाऊँ, मेरे व्हाट्सएप पर है कि जब मैं चाहूँगा तभी ऑडियो वीडियो या इमेजेस डाउनलोड होगा, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा। मैं खाली बैठा था तो सबको डाउनलोड कर दिया। अब मुझे ये पता नहीं है कि जिस बात को मैं कहने जा रहा हूँ आज का घटना है कि कल का घटना है, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे ज्ञान परोसे जाते हैं कि अभी अभी मथुरा रोड में भीषण एक्सीडेंट, वो साला 20 साल से वो एक्सीडेंट चल रहा है। एक व्हाट्सएप आता है कि ये मार्कशीट गिरी हुई है, जिसका हो ले जाए। वो कई साल से हम देख रहे हैं। जब ये अब जन्माष्टमी आने वाला है तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक मुस्लिम बुर्काधारी महिला एक कृष्ण बने हुए बालक को लेके जाती है। अभी भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा है। हालांकि वो लड़का कब का बड़ा होकर के सीरिया में है कि पाकिस्तान में है, विज्ञान में है कि विशेष ज्ञान में है, इंजीनियर बना है कि डॉक्टर बना है, इंसान बना है कि शैतान बना है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो बाल रूप में छद्म भेष में भी अगर भगवान कृष्ण बना है तो वो बढ़िया ही बना होगा, क्योंकि कृष्ण की छाया तो उस पर है ही है ना। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि वो मुस्लिम बच्चा इंसान तो जरूर बना होगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को या अपना रूप धारण करने वालों को बिगड़ने नहीं। खैर ये चलता रहता है। तो मैं जो वीडियो पर बात कर रहा हूँ उसकी बहुत सत्यता की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन कईयों में तारीख बताई गई, समय बताया गया, इससे लग रहा है कि हाल फिलहाल का ही वीडियो है, उसी पर मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला वीडियो के विषय में मैं जो आपके सामने विश्लेषण करूँगा, वो जो पहला वीडियो मुझे मिला वो वीडियो था कि जंतर मंतर पर शायद बाबरी वो जो विवादित ढांचा था जिसको हमारे देश में कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते थे, वो बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने वाले दोषी लोगों को सज़ा देने के लिए जंतर मंतर पर भूख हड़ताल किया गया था। एक बहादुर बेटी, मैं उसको सलाम करता हूँ, उसने इसका प्रतिवाद किया और वहाँ उपस्थित लोगों से पूछा कि आपको ये परमिशन किसने दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई मस्जिद थी नहीं। अब वहाँ एक भव्य राम मंदिर निर्माण का काम प्रशस्त हो रहा है, तो बाबरी मस्जिद गिराने का दोषी तो सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को सज़ा दिलाने की मांग कर रहे हैं। खैर उस लड़की के साथ छेड़छाड़, मारपीट और धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन वो शेरनी अपना वीडियो जारी रखी। पुलिस वाले भी आ गए। बड़ा आश्चर्य की बात है कि पुलिस वाला बजाय उसको प्रोटेक्शन करने का उसको कह रहे थे कि आप हट जाइए, आप हट जाइए, आप मत बोलिए। मतलब वहाँ पर हमारे देश के छाती लोकतंत्र के मंदिर जंतर मंतर पर हमारे ही देश के विरुद्ध विदेशी मंगोली माए और विदेशी बाप का बेटा बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने और मर्यादा पुरुषोत्तम भव्य राम हाँ वीरेंद्र राज नमस्कार, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम जी के नाम पर बनने वाले भव्य मंदिर को गिरा करके और उनके दोषियों को सजा देने की मांग हो रही है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इन्हीं सब बेमतलब और घुमावदार संविधान और संविधान में दिए प्रावधान पर आपसे चर्चा करूंगा कि क्या ये लोकतंत्र के लिए घातक है, लोकतंत्र से भरोसा उठने की बात है या क्या है। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी बिहार के आरा जिला का रहने वाले हैं, बरहरा विधानसभा से भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं। इनका भी एक नेता था, सना मलाह, कहता था बिहार में मलाहों के लिए कुछ नहीं किया, अब उत्तर प्रदेश में मलाहिन का फोटो लगा रहा है। मतलब जहाँ का वो मंत्री है वहाँ कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने उसको मंत्री बनाने में योगदान दिया उनका कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में फूला देवी का फोटो लगा रहा है। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई उसे पूछ दे कि भैया बिहार का मंत्री बना है, बिहार में तूने कर दिया, बिहार के सारे मलाहों का कल्याण हो गया। लेकिन हमारे लोकतंत्र में है ये कोई नहीं पूछेगा। वो उत्तर प्रदेश में मूर्ति लगा रहा है, मूर्ति लगा के कितने मलाहों का फायदा होगा ये कोई नहीं पूछेगा। इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। तो मित्रों, मैं जंतर मंतर पार्लियामेंट से वॉकिंग डिस्टेंस पर
जहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा है, जहाँ पर संविधान बचाओ के नाम पर आंदोलन हो रहा है, मैं जंतर मंतर पर 90 से लगातार जाने वाले में से हूँ, क्योंकि बहुत दिन तक मैं जंतर मंतर के बगल में ही रहा। मेरा आवास भी था, मेरा नहीं मतलब किसी का आवास में मैं रहता था। अब किसी का नाम लेकर के अपना नाम ऊंचा नहीं करूँगा, लेकिन मैं 10-12 साल तक जंतर मंतर के आजू बाजू वाले इलाके में ही रहता था, रात दिन। अभी भी 2 दिन 3 दिन मतलब ये लॉकडाउन और कोरोना की वजह से थोड़ा सा गैप हो गया, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर हम लोग जंतर मंतर पर होते ही थे। मैं 89 में दिल्ली नहीं था, क्योंकि मैं 90 में दिल्ली आया, इसलिए मुझे बहुत भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि जंतर मंतर पर, लेकिन तब जंतर मंतर नहीं, बूट क्लब पर प्रदर्शन हो रहा था। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, बेघर कर दिया गया, उनके घर लूट लिए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार और व्यभिचार हुआ। संविधान तब खतरे में नहीं था, और कोई भी आदमी संविधान बचाने के नाम पर कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि तब संविधान में खतरे में नहीं पड़ा था। जब हमारे देश के ही एक भाग से हमारे देशवासियों को, वहाँ के कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, लूटा गया, मारा गया, कहा गया कि इस्लाम अपनाओ नहीं तो जान से जाओ, तो वो सब लोग आज भी दिल्ली के सड़कों पर दर दर भटक रहे हैं और रिफ्यूजी कैंप में अपने ही देश में रह रहे हैं। दुनिया में ये एक वाहिद मुल्क भारत है, जहाँ भारत के ही राजधानी में भारत के लोग रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं। वहाँ संविधान खतरे में नहीं था, तब संविधान बचाने की लड़ाई किसी ने नहीं की। आज तक आप कभी किसी टेलीविजन पर, किसी समाचार चैनल पर, किसी उस चीज़ पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि तब संविधान खतरे में पड़ा था। मित्रों, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया में लौह पुरुष के नाम पर विख्यात आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मार दिया। वो बहुत ही गलत, अन्यायपूर्ण और ना माफ़ करने वाला अपराध था। किसी का भी हत्या किसी भी श्रेणी में माफ योग नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री ही थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो निर्दोष सरदार थे, जो अपने शांति प्रिय व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं, उनको चिन्हित करके उनको लूटा गया, उनके घर को आग लगाया गया, उनके बेटी बहनों के साथ जो व्यभिचार और हुआ खुलेआम, वो भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा। संविधान हमारा तब भी खतरे में नहीं पड़ा था। संविधान को कुछ नहीं हुआ, संविधान को कोई डेंट नहीं हुआ। जब इस देश में कश्मीरी पंडित भगाए गए, सिखों की हत्या हुआ, मित्रों भागलपुर नरसंहार हुआ, आपको पता होगा। मुस्लिमों की एक जत्था हिंदुओं पर टूट पड़ी और निहत्थे हिंदुओं को काट दिया गया। संविधान तब भी खतरे में नहीं पड़ा, तब भी जंतर मंतर बोट क्लब पर कहीं कोई धरना नहीं हुआ। लेकिन पहलू खान और खलाक खान अपने कर्मों से मारे गए, एक पर अपना इल्जाम था, उसमें कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, संविधान खतरे में बह गए, मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन डॉक्टर जेके जैन, जो कि रास्ते से जा रहे थे, लड़के रोड पर क्रिकेट खेल रहे थे और उनका गेंद उन्हीं के स्कूटर में लग गया, उनका शीशा फूट गया। उन्होंने कहा बच्चों जरा देख के खेलो। उन्होंने बोला बच्चों हमें देश का मुसलमान है, अब हम देखने के लिए बने हैं, भाई तुम इस देश में देख के चलो, अगर मुसलमान के बच्चों का कोई झूठ खोल रहा है तुम रास्ते में काहे आए। और उसी बैट से, जिस वक्त बैट क्रिकेट खेल रहे थे, पीट पीट करके सरेआम दिल्ली के राजधानी, यहाँ भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और विदेशी दूतावास के राजदूत रहते हैं, डॉक्टर जेके जैन को पीट पीट करके मार दिया गया। संविधान तब खतरे में नहीं था और संविधान को कोई डेंट नहीं पहुंची थी। इस तरह की बहुत सारे हैं, लेकिन एक विवादित ढांचा जो कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम निर्णय से साबित हो चुका कि वहाँ पर राम मंदिर का या हिंदू मंदिरों का अवशेष है। हाँ विनोद जी नमस्कार, आपका आशीर्वाद है विनोद जी। और उनमें सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च निर्णय को भारत में ही दंगे के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से झूठा साबित किया जाएगा। और सबसे मजे की बात है कि वहाँ मुसलमान के साथ हिंदू लोग भी थे और हिंदू ही उसके सबसे ज़्यादा अग्रणी थे। मित्रों, हमारा संविधान तब भी खतरे में नहीं पड़ा जब दिल्ली में 100 से ज़्यादा डॉक्टरों का निधन हो गया कोरोना के रूप में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक सिंपैथी का ट्वीट भी नहीं किया। लेकिन एक मुसलमान डॉक्टर बड़ा 2 करोड़ का हमारा पैसा का दिया हुआ चेक लेकर के केजरीवाल पहुंच गया।
2 करोड़ रुपए का चेक। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल कई जगह पत्रकारों को जिंदा जला देना, मारा गया, ये सब किया गया। केजरीवाल ने कोई ट्वीट नहीं किया। एक जिहादी फोटो पत्रकार जिसको सिर्फ इस्लाम और एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट दिखता था, उसके लिए करोड़ रुपया का मदद दे करके पहुँच गया, जो उसी के अपने भाइयों ने मारा। मतलब सबसे बड़ी बात है कि दानिश की हत्या किसी हिंदूवादी संगठन ने नहीं किया, किसी और संगठन ने नहीं किया। दानिश की हत्या उन्हीं लोगों ने किया है जिनकी वो पैरवारी करता था। और उससे भी बड़ा हमारे देश में संविधान तब खतरे में नहीं पड़ा। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था, वो संघ के आदमी थे। आज तक ये चर्चा हो रहा है, खूब चर्चा हो रहा है। लेकिन दानिश की हत्या गोली ने किया, तालिबान ने नहीं किया। जितने ये हरे टिंडे टाइप के पत्रकार हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, समाचार चला रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पर बोल रहे हैं कि मैं उस गोली को लानत मनालत भेजता हूँ, लख लख बद्दुआएं देता हूँ जिस गोली ने दानी जैसे पत्रकार की हत्या की। लेकिन किसी की हिम्मत हैसियत औकात नहीं हुई जिसने कहा कि दानिश की हत्या नहीं हुई है। उसको घुटने पर टिकाया गया, उसको गोली मारी गई। जब बाद में पता चला कि वो भारतीय मुसलमान है तो उस पर फिर गाड़ी चढ़ाई गई। ये मैं नहीं करो, ये बगदाद के अफसर ने कहा है जिसने उसको आंखों देखा मरते हुए। लेकिन हम में से मजाल है कि कोई कहा दे कि उसको तालिबान ने मारा, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम ने मारा, नहीं, गोली ने मारा। लेकिन गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, गोली ने नहीं किया। तब हमारे देश में संविधान खतरे में नहीं पड़ा। ये है व्याख्या। अगली बात आपको करने जा रहा हूं। मित्रों, अमूमन मैं गुड़गांव में ही आना जाना रहता था। मैं बहुत दिन तक गुड़गांव में नौकरी भी करता था, तो अपने घर बदरपुर से गुड़गांव का रोज गाड़ी से आना जाना है, रोज नियमित रूप से। अभी लॉकडाउन के पहले भी मैं छतरपुर में गया हुआ था, हमारे एक मित्र थे, उनको मिलने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं आया नगर गया हुआ था, हमारे एक मित्र के पिताजी का देहांत हो गया था। आज एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप आया कि छतरपुर रोड पर एक मजार बना दी गई है। मैं अभी 10 दिन पहले तक था, वहाँ कोई मजार नहीं था, क्योंकि मैं अभी तारीख याद नहीं, बट महीना 1.5 महीने भी नहीं हुआ है, महीना 1.5 महीने भी नहीं हुआ मैं वहाँ गया था, कोई मजार नहीं था। आज एक लड़की ने वीडियो डाला, कौन गुजर है, और बोले कि मैं तो पिछले हफ्ते आई थी, यहाँ पर कोई मजार नहीं। मजार कहाँ से आ गया? फिर उसने हटाए तो कोई मजार उजार नहीं था। असल में पत्थरों को घेर करके एक हरा चादर डाल दिया था, वैसे थोड़ा सा वो तिरछा टाइप का बना दिया गया था ताकि दूर से मजार जैसा लगे। मेन सड़क पर, मेन डिवाइडर पर, मतलब ये कोई साइड वाइड में सरकारी जमीन नहीं था जैसे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की जमीन रेहानियाओं ने कब्जा किया, ऐसा नहीं था। बीच सड़क डिवाइडर पे बनाया गया था। और मथुरा रोड, गुड़गांव बदरपुर रोड जो एमजी रोड बोला जाता है, वो इतना महरौली बदरपुर गुड़गांव रोड व्यस्त रहता है कि अगर ये गाड़ी हल्की सी धीमी हो जाए तब किलोमीटर तक जाम हो जाता है। और बीच में डिवाइडर बन गया, लोग दुखी थे। वो एक शेरनी बेटी आई और उसने हटाया। मौलवी साहब आए, बोला जी यहाँ मेरे मजार, बोले यहाँ पर किसी की कब्र है, किसी की दफन है, तो नहीं। आमतौर पर मजार कब्रों पे बनता है, किसी की दफन हुई है नहीं। उन्होंने ईंट घेर करके बैर कर दिया, क्योंकि उनको भरोसा था कि ये हनुमान मंदिर थोड़े है जिसको सरकार तोड़ देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आप लोगों को याद होगा चांदनी चौक में चौड़ीकरण करने के लिए एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर को इसी सरकार ने तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी सरकार ने। और वो मंदिर किसी रास्ते को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, वो एक पीपल के पेड़ के आड़ में रखा गया था। और जितनी पीपल के पेड़ की चौड़ाई थी उतनी ही उस मंदिर की भी चौड़ाई थी। हम भी बहुत बार चांदनी चौक गए हैं और देखे हैं, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करा था। लेकिन चूंकि केजरीवाल को बताना था कि मैं मुस्लिम प्रिय हूँ, मंदिर उखाड़ के फेंक सकता हूँ, क्योंकि चांदनी चौक मुसलमान बहुल इलाका है और उसका अपना, क्योंकि जामा मस्जिद के करीब है, उसने हनुमान मंदिर उखड़वा दिया। लेकिन सुंदरबन में, पूरा सुंदरबन को अब मजार और कब्र बना के कब्जा किया जा रहा है। संविधान यहाँ पर खतरे में नहीं पड़ रहा है। मित्रों, संविधान की व्याख्या आपसे करूं, तब तक वीर बहादुर सिंह ने मुझे कुछ निर्देश दिया, मैं चाहता हूं पढ़ लूं। वीर बहादुर सिंह ने लिखा है कि सर्वप्रणाम, मुकेश सहनी का भविष्यवाणी बताए इसका कुंडली। मुकेश सहनी के भी इतनी औकात नहीं हुई है कि मुझ जैसा आदमी उसकी कुंडली पर चर्चा की है। वो आपका नेता हो सकता है, मंत्री बन जाने से आदमी की इतनी हैसियत नहीं हो जाती कि मुझ जैसा आदमी उसको चर्चा करे। अरे मैं नीतीश कुमार पर चर्चा नहीं करता, मुकेश सहनी क्या चीज़ है? मुकेश सहनी परिस्थिति से मंत्री बन गया, ये भी इसलिए बन गया कि 218 और 222 की बहुमत है। 2 सीट की बहुमत से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है।
इसीलिए मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार में से आज कांग्रेस के 10-5 लोग आ जाएगा, सबसे पहले मुकेश सहनी को बाहर करेगा नीतीश कुमार। तो परिस्थिति की मुख्यमंत्री बनने वाले इस स्थिति में नहीं है। जो मुंबई में सिनेमा का सेट लगाते थे, मुझ जैसा आदमी उसमें बात करें, वो आपका नेता है, आप करिए। मैं मुकेश सहनी की अभी कल क्या होगा मैं नहीं कर सकता। अभी मंत्री बन जाने का मतलब नहीं है कि उसकी इतनी हैसियत हो गई कि मैं उस पर चर्चा करूं। मेरे लिए चर्चा होने के लिए आदमी की औकात होनी चाहिए। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी औकात की बात नहीं होती है। आप आके दिल्ली में देखिए मंत्री कितने परमार जी कहते रहते हैं, भैया भैया नमस्ते कहते रहते हैं। कैबिनेट में रहने वाले, नाम नहीं रखूंगा, उचित भी नहीं, कभी आइएगा दिखाऊंगा, कैबिनेट में मंत्री हैं और भैया भैया कहते रहते हैं, समझा ना। मुकेश सहनी के विषय में ना बोले, आप मंत्री, आपका नेता है, आप उनका माला जपते रहिए। मेरे विषय में कुछ नहीं है, जीरो भी नहीं है। खैर मित्रों, एक चीज और आजकल देखने को मिला, कोई मिक्स बात पर करूंगा, कोई एक मुद्दा नहीं है। लोकतंत्र किस तरह से खतरे की तरफ जा रहा है और लोकतंत्र के प्रति लोगों की अनिच्छा कैसे बढ़ती जा, इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, एक वीडियो और आया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो कि एमएलए है, उसने भगवा ध्वज को उखाड़ करके फेंक दिया। ध्यान देने वाली बात है कि मीणा हिंदू जाति से आता है, मुसलमान नहीं है। कि कहा जाता है कि मुसलमान को भगवा प्रिय नहीं है। हमारे देश में एक बेलूरों की फौज खड़ा होती जा रही है। पता नहीं ये बेहुद्दा लोग, मैं उनके मतदाताओं से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जिन जिन ने उसको मतदान दिया वो उनका आशीर्वाद उनके साथ है। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं जिन्होंने उसको मतदान किया, लेकिन वो अव्वल दर्जे का बेहुदा आदमी है जो हमारे देश में भगवा झंडे को उखाड़ कर फेंक देता था। उसके बाप के ज़मीन में झंडा नहीं गड़ा था, ना ही उसके दादा परदादा ने उसमें वो ज़मीन पर कब्जा करना उनका पैसा लगा था। भारत का आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक भगवा झंडा, जो भगत सिंह ने जिस झंडा को लहराया था, जिस झंडे को आज़ादी के दीवाने लहराए थे, जिस पर केसरिया गाना चला था, वो गाना नहीं गाऊंगा, आप बुरा मत मानिएगा, नहीं मैं गाना गाने लगूँ। जिस केसरिया के नाम पर पूरे आज़ादी के परवाने अपना जान निछावर कर दिए थे, उस केसरिया को छूने की हैसियत तो इसलिए किया कि वो हमारे देश का नागरिक है और हिंदू को कोई भी गाली दे सकता है, उसने तो सिर्फ झंडा उखाड़ा है। ये भी इस देश में ही आया है, हमारे देश में है, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के आड़ पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी कर सकता है, भगवा ध्वज को तोड़ सकता है, तिरंगे को आग लगा सकता है। क्योंकि अगर भगवा को किया है तो तिरंगे में भी भगवा है, फिर उसने तिरंगों को कहाँ छोड़ा। मित्रों, एक और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि ये वीडियो पे नहीं आया है, समाचार पे आया है। मित्रों, आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, राकेश टिकैत 15 को गैर जाट आदमियों को एक जगह इकट्ठा कर देना, तो मैं अपना सुबह शाम उसके नाम का माला जमूंगा, राकेश टिकैत। 15 गैर जाट मुजफ्फरनगर से बाहर के 15 आदमी, 15, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 10-15 आदमी गैर जाट को इकट्ठा कर दें। वो मुजफ्फरनगर आसपास में अपने जाट समुदाय के कुछ लोगों को, जो उसके पिताजी के वजह से उसे जुड़े होते हैं, जो लाभान्वित होते हैं, क्योंकि आजकल की राजनीति पेमेंट वाली राजनीति हुई है। ये केजरीवाल ने चालू किया है। केजरीवाल से पहले बेनिफिट पहुंचाई जाती थी इशारों में, बहाने से। केजरीवाल पहला आदमी था जिसने वेतनभोगी कर्मचारी राजनीति में रखे, चाहे वो किसी और माध्यम से हो या डायरेक्ट पेमेंट हो। भाई हम कमाएंगे और आपके पेमेंट देंगे, आप हमारे लिए जय 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 करिए। तो अब जो भीड़ आ रही है वो वेतनभोगी है, मुर्गा दारू और मसाज के लिए आ रही है। उनके अलावा अगर कोई 10 आदमी इकट्ठा कर दे तो बात मानिए। वो राकेश टिकैत, जो कि दिल्ली पुलिस में भी रहा है और कानून की जानकारी है उसके पास, अपने बयानों की गंभीरता को पता है, लेकिन वो इसलिए बयान दे रहा है कि कोई उस पर कानूनी कार्रवाई कर दे और वो नेता बन जाए। ये मोदी योगी की सरकार है, अमित शाह जैसा चाणक्य है, तुमको शहीद नहीं होने देगा, ध्यान रखना। रगड़ करके मारेगा जिस तरह से हमारे नागिन रगड़ते हैं। चिंता ना करो। लाल किला में गए थे उत्पात मचाने के लिए कि सिंपैथी मिले, कुछ होने दिया? ये आगे भी तुमको कुछ नहीं होने देगा। जंतर मंतर बढ़ाए हो, आओ खाओ पियो जाओ। मित्रों, राकेश टिकैत एक बयान दे रहे हैं कि जो किसान की बात नहीं करेगा जनता उसका विरोध करेगी और कुछ भी कर देगी। बक्कल उखाड़े जाएंगे, बक्कल उखाड़े जाएंगे, जाट भाषा में हो ये मतलब पीटा जाएगा, मतलब बक्कल उखाड़े जाएंगे। जैसे हमारे भोजपुर में कहते हैं पाखुल उखाड़ दे, मतलब मारपीट की बात होती है।
राकेश टिकैत सार्वजनिक समाचार चैनलों पर बकौल उखाड़ने की बात कर रहा है। उसके बाद उसके सिरफिरे लोग पंजाब में कुछ नेताओं को भीड़ पर हमला किए। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कपड़ा फाड़ दिया गया, उसके साथ मार पिटाई की गई। राकेश टिकैत ने एक शब्द भी नहीं कहा कि ये कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यह भी हो रहा है हमारे देश में। अब और 2-4 उदाहरण आपको आगे बताता जाता हूँ। आज आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने एक नवजात शिशु को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। मतलब आप नवजोत सिंह सिद्धू ही बोलिएगा, सोनिया जी का प्रोनाउंसिएशन है, उनका मत मानिए। हालांकि उनका वो नवजात शिशु नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू है। लेकिन सोनिया जी ने पंजाब कांग्रेस की कमान एक नवजात शिशु को दिया है, जिसको हम सब या नवजोत सिंह सिद्धू मानिए। नवजोत सिंह सिद्धू आज कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रोपड़ का दौरा किया। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ में किसानों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया, उसको काले झंडे दिखाए। ठीक है, लोकतंत्र में झंडा दिखाना उचित बात है, लेकिन उच्च सभा में हुड़दंग हुआ। किसानों ने कहा कि तुम दिखावे के नाटक करते हो। पंजाब में तुम्हारी सरकार है, जहाँ कल तक तुम मंत्री थे, और जिस अडानी अंबानी के विरोध में हमारा प्रदर्शन है, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, वही अडानी अंबानी को के साथ एक समझौता हुआ है, और जो गोदाम पंजाब में बढ़ रहा है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समझौता किया है। अडानी को ज़मीन अलाट किया और अंबानी को ज़मीन अलाट किया, और वो लोग बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, उनके साथ टाई अप हुआ है, और तुम इधर भी किसानों के दम भरते हो। खैर, किसानों ने बात तो बढ़िया किया, मांग तो बढ़िया किया, लेकिन क्या किसी के साथ हमला करके, किसी को दबाव में बना करके कोई लोकतंत्र की बात मनाई जा सकती है? हमें आज इन सब विषयों पर भी, वीडियो तो बहुत आया है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा बोलना अब नहीं, मैंने सोचा है कि आधे घंटे तक ही बोलेंगे। तो मैं अपनी बात समेटने से पहले ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हुड़दंग हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो गलत सलत बयानबाजी हो रही है, जिसकी मर्जी आ रहा है वो कह देता कि हिंदू धर्म को मान्य, आपको पता है, चोर लफंगा उचेला और 2-3 सिंह और जो गाली के सड़े में मैं नहीं कहूँगा। और वो कहने वाला कौन है? यादव है। और यादव को अभी अलग से धर्म हमारे देश में मान्यता नहीं मिली है, वो हिंदू ही है, क्योंकि वो कम बुद्धि इंसान, उसको ये पता है कि अगर ऐसे कहूँगा तो मुसलमान हमारे पक्ष में आ जाएगा। अब उस कम अकल को मुसलमान जूतियाँ मारते कि अबे हरामजादे, जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ, मेरे बाप का क्या होगा बे? कल अगर मेरा वोट नहीं मिलेगा तो तू मेरे को भी इसी तरह से कहेगा, तब जाकर उसका होश ठिकाने आएगा। उसी तरह से जैसे उसने भगवा का ध्वज का अपमान किया, राजस्थान के उस इलाके के लोग उस पर कुछ स्थान विशेष पर उखाड़ पकड़ कर देते तो उसे समझ में आता, और उसका वीडियो बना कर सार्वजनिक लगाते सर्व मंचों पर, ताकि लोग देख करके सबक सीखते। लेकिन हमारे देश में आप मुसलमान के विरुद्ध तो बोलने की हैसियत ही नहीं है आपकी, भारत का प्रधानमंत्री नहीं बोलते, आप कौन है? लेकिन आप हिंदू के दिल बोल सकते हैं, भगवा उखाड़ सकते हैं, राम मंदिर पर गाली दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि राम मंदिर को हम बारूद लगा कर उखाड़ देंगे, आपका कोई कुछ नहीं होगा, FIR भी नहीं होगी। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मित्रों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कुछ मांग करेंगे और सबके सब मिलकर अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करेंगे, तो जनप्रतिनिधि जो बड़े डरपोक होते हैं, उन्हें 1 सेकंड पता चल जाए कि यार जनता जागरूक हो चुकी है और इन विषयों को समझ गई है। मैं वादा करता हूं आपसे कि भगवा के अपमान में सोचने वाले की सरकार रसातल में पहुंचा देगी, उखाड़ना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन बस आप उसे समझा दीजिए कि हम हिंदू लोग भगवा का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। मीना जिस इलाके से आता है वो हिंदू बहुल इलाका है, और सारे के सारे हिंदू हैं। हिंदू बहुल इलाके में हिंदू मर्यादा का ध्वज उखाड़ने की साहस इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंदू एक नहीं है। कल भूल जाएगा 2 किलो राशन पर, 1 यूनिट बिजली पर, फ्री के बस में 10 दिन चलने पर, आपका किसान का कर्जा माफ़ करने के नाम पर। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपका कर्जा माफ़ हो रहा है, साथ में आपकी जानें भी तो मुफ्त में जा रही हैं। आज दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ नावें चल रही हैं, कई ऐसे सड़कें हैं जहाँ पर नाव चल रहा है और घरों में पानी घुस गया है, लेकिन केजरीवाल दुनिया में घूम के कह रहा है कि दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। पंजाब में जाकर दिल्ली मॉडल करो, उत्तराखंड में दिल्ली मॉडल करें, मतलब दिल्ली मॉडल मतलब आपको घर में नाव से घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ये सुविधा दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 200 यूनिट बिजली की जगह तो पंजाब में 300 यूनिट बोल दिया है।
हो सकता है उत्तराखंड में 400 यूनिट बोल दें, क्योंकि उसके पिताजी के घर से तो बिजली का पैसा आता नहीं है। आना तो इनडायरेक्टली आपके टैक्स से ही है, तो आप ही का पैसा आपको माफ़ कर देगा। मेरे से पैसा लेकर के आदमी पिनमल दीदी जी को दे देगा या ओंकारनाथ सिंह जी को दे देगा। ये हमारे देश में हो रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की है और झूठ बोलने की है। मतलब आप अंतिम बात बोल रहा हूँ, केजरीवाल का तो नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो उदाहरण दे देता हूँ। केजरीवाल ने कहा मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूँगा। मैं बच्चों की कसम खा करके कहता हूँ कि ना कोई गाड़ी लूँगा, ना कोई बंगला लूँगा, ना कोई सिक्योरिटी लूँगा, ना कुछ लूँगा। और सरकार पर दबाव बना रहा था कि आप मेरे जो बंगला अलॉट किए हो बहुत छोटा है। अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। आपको पता है 26 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से केजरीवाल के यहाँ चाय, समोसे और नाश्ते का बिल आ रहा है। जो आदमी 100 रुपया की चप्पल पहन करके चलने का ढोंग करता है, उसके यहाँ एवरेज 26-27 लाख रुपये का चाय नाश्ते का बिल आ रहा है। सवेरे सवेरे भोजन नहीं है, भोजन करोड़ों में है। आपको ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं, क्योंकि वो करोड़ों रुपया को खाता नहीं हो तो शुगर वाला आदमी 2 रोटी नहीं खाता होगा। वो भोजन के नाम पर जो अपने आदमी को तनख्वाह देता है, बेनिफिट देता है, वो सब खाने के बिल में आ जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो मंत्री होते हैं उनके खाने का, उनकी गाड़ियों का तेल का अनलिमिटेड है। मतलब एक मंत्री दिन भर में 200 लीटर तेल मांग सकता है, उसको दिया जाएगा। ये पूछा नहीं जाएगा कि 200 लीटर आप कहाँ कहाँ चल के तेल जलाए हैं। मैं कुछ मंत्रियों को जानता हूँ जिनकी पार्टी की सारी गाड़ियाँ पर्ची पर चलती हैं और वो मंत्री जी के नाम पर भरी जाती हैं। गाड़ी में नंबर मंत्री जी की होती है और वो अपने में डलवाते हैं 200, 300 लीटर। क्योंकि एक मंत्री के सचिव थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था, चाय पी रहे थे, तो बिल आया तो उन्होंने कहा देखो राकेश कितने रुपये का है? मैं बोला कितना है? 300 लीटर पेट्रोल लगा है। मैं बोला महीने का नहीं, आज का। ये कल का है, आज आया हुआ है, आज की अलग पर्ची है। मैं बोला 300 लीटर काहे में जलाया? डुबकी लगा रहे थे। कहा? बोला अब ये मत पूछना। तो इसीलिए केजरीवाल के यहाँ खाने का बिल नहीं है, वो अपने लोगों को तनख्वाह देता है, वो खाने के नाम पर बुक कर रहा है। और आपको 200 यूनिट बिजली का लालच दिया, आप उसमें उतराते रहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश के लिए नुकसान कर रहा है। इस पर पुनर्विचार और कम से कम जिम्मेवारी फिक्स करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जब तक आपका नहीं होगा, जवाबदेही आपकी नहीं होगी, तब तक आप अनाप शनाप बोलेंगे और देश रसातल में चलता जाएगा। अब शुरुआत हो चुका है, लोग लोकतंत्र के प्रति अनिच्छा जाहिर करने लगे। नई पीढ़ी तो नेताओं का नाम नहीं सुनना चाहती। इसके पहले कि ये सब में व्याप्त हो जाए, हमें होशियार हो जाना चाहिए और अपने अपने नेताओं को ये बताना चाहिए कि तू ये मत समझ कि हिंदू होकर के हिंदू धर्म का अपमान कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, हमें मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही मौका मिलेगा तेरे को इसी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। जिस दिन ये डर नेताओं में बैठ जाएगा, उसी दिन से हमारा देश सुधर जाएगा। ये उम्मीद उपेक्षा कि हमारा देश ना तो हिंदू धर्म का अपमान करे, ना मुसलमान का अपमान करे, ना सिख का करे, ना ईसाई का करे, ना हिंदू राष्ट्र, ना खालिस्तान, अखंड रहे हिंदुस्तान। इन्हीं उनको इन्हीं इच्छाओं से मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। कोरोना की लहर आने वाली है और ध्यान रखिएगा, आपकी लापरवाही ही आपको कोरोना से ग्रसित कर सकती है। आपकी थोड़ी बहुत ढीलापन ही आपके परिवार को कोरोना से परेशान कर सकती है। इसलिए अगर बहुत ज़रूरत ना हो तो आप बाहर ना निकलें। बाकी ईश्वर आपका कल्याण करे। जय हिंद।